गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्लास 11th के बारे में। इससे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कंपनी जो है उसका मीनिंग क्या होता है। साथ में हमने ये बात भी की थी कि फीचर्स ऑफ कंपनी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कंपनी अगर आप एज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चुनते हो तो आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं और क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल पर पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और साथ में आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के अंदर अगर आप कंपनी को अपना एज ए फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करते हो तो आपको क्या बेनिफिट होंगे। देखिए, वैसे हमने बताए थे आपको कि बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि सोल ट्रेड होता है, ठीक है, जिसको आप सोल प्रोप्राइटरशिप भी बोलते हो। पार्टनरशिप होता है। उसके बाद हमने बात की थी जॉइंट हिंदू फैमिली की, ठीक है, और उसके बाद हमने बात की थी कोऑपरेटिव सोसाइटी की। और लास्ट में जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो चल रहा है हमारा कंपनी। अब जब भी आप कोई बिजनेस करोगे तो ये तो कंफर्म है कि इन 5 फॉर्म में से आपको एक फॉर्म तो सेलेक्ट करनी होगी अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। सोल ट्रेड के बारे में हम बात कर चुके थे, पार्टनरशिप के बारे में हम बात कर चुके थे, जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में बात कर चुके, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात कर चुके। अब जो टॉपिक आता है कंपनी आता है। कंपनी के बारे में हम पढ़ चुके हैं क्या होती है। तो कंपनी अगर आप एज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करते हो इन पाँचों में से अगर कंपनी को आप चुनते हो तो कंपनी को चुनना आपके लिए क्यों फ़ायदेमंद रहेगा इन 5 में से, वो आज के वीडियो में हम जानेंगे। और आपके लिए नुकसान क्यों होगा चुनने से, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो फ़ायदा आपको होने वाला है वो होने वाला है ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। सोल ट्रेड में हमने बात की थी कि जो पैसा जब आप लगाते हो तो आप अकेले होते हो, ठीक है। पार्टनरशिप में जो पैसा लगाया जाता है वो 2 पार्टनर के थ्रू लगाया जाता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर जो पैसा लगता है वो कर्ता के ऊपर डिपेंड होता है और या फिर जो उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर डिपेंड होता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने मेंबर होते हैं वो सब अपना एक लिमिटेड शेयर लेके आते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कंपनी में। तो कंपनी में जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है, वो आता है शेयर्स से। कंपनी में पैसा कहाँ से आएगा, शेयर्स से पैसा आएगा, ठीक है। अब आपको पता है कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर होते हैं, अब शेयर होल्डर कौन होते हैं, शेयर होल्डर वो होते हैं जो शेयर्स को होल्ड करते हैं, यानी कि कंपनी के अंदर जो शेयर्स को ख़रीदते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं। तो कंपनी के अंदर एक से ज़्यादा शेयर होल्डर होते हैं, लाखों में करोड़ों में शेयर होल्डर होते हैं। तो देखिए, जब एक आदमी पैसा लगाए और एक फिर लाखों करोड़ों में जो शेयर होल्डर वो पैसा लगाएं, ठीक है, हम लाखों करोड़ों शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं। और ये भी बता दूँ आपको मैं कि जो एक शेयर होल्डर होता है उसके पास भी लाखों शेयर हो सकते हैं। तो आप देख लीजिए पैसा कितना ज़्यादा कंपनी के पास आ जाता है। तो पहला बेनिफिट क्या होता है कि कंपनी जब आप चूज़ करते हो एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एज ए फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो आपके पास जो पैसा है वो सबसे ज़्यादा आने वाला होता है इन 5 फॉर्म में से। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या हो गया आपके पास कि जो शेयर होल्डर का पैसा आपके पास बहुत सारा आने वाला है। दूसरा बेनिफिट जो आता है वो आता है लिमिटेड लायबिलिटीज़। लिमिटेड लायबिलिटीज़ का मतलब होता है कि आपने जितना पैसा कंपनी के अंदर लगाया है उतने पैसे के लिए ही आप रिस्पॉन्सिबल हो, उससे ज़्यादा पैसे के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। अब लिमिटेड लायबिलिटी का कैसे मतलब निकालेंगे, जैसे मान लो आपने एक कंपनी के अंदर 100 शेयर्स खरीदे, ठीक है, और एक शेयर की वैल्यू जो थी मान लो वो थी 10 रुपये पर शेयर, ठीक है, 10 रुपये पर शेयर वैल्यू थी। तो आपने कंपनी में कितने पैसे लगाए होंगे, 1000 रुपये लगाए होंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपकी जो लायबिलिटी है कंपनी के अंदर
वो कितनी होने वाली है, वो बस 1000 रुपये ही होने वाली है, इससे ज़्यादा होने वाली नहीं है। क्यों नहीं होने वाली है? क्योंकि कंपनी का जो रूल है, कंपनी का जो कंपनी एक्ट का जो रूल है वो क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी, कि जितने भी कंपनी के अंदर मेंबर होंगे उनकी लायबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड होगी। कल को अगर कंपनी बंद हो जाती है, डूब जाती है या कंपनी का समापन हो जाता है तो आपको लॉस मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1000 रुपये का हो सकता है, इससे ज़्यादा का आपको लॉस नहीं होगा। जबकि सोल ट्रेड के अंदर जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप के अंदर भी लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड और अनलिमिटेड दोनों तरह की होती है। जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर हमने बताया था जो लायबिलिटी होती है वो कर्ता की अनलिमिटेड होती है, बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनकी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो लायबिलिटी होती है वो सभी की इक्वल होती है, किसी की ज़्यादा या कम नहीं होती। अब जो थर्ड इसमें बात आती है वो आती है कि शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी। शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी, देखिए शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी का क्या मतलब होता है, समझिए इसको बिल्कुल डिटेल से समझाता हूँ आपको मैं। कि मान लो आपने अभी 100 शेयर खरीदे, यानी कि 100 शेयर आपने खरीदे, ठीक है, और आपने कितने पैसे दिए होंगे, 1000 रुपये दिए होंगे। अभी कंपनी में क्या बेनिफिट हो जाता है आपको कि मान लो आप ये 1000 रुपये के शेयर, आप मान लो आपका नाम कुछ भी लगा लेते हैं, आपका नाम मान लो राम है, ठीक है, आपने शेयर खरीदे 1000 रुपये के। अब आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप क्या करोगे, अपने जो 1000 शेयर्स हैं ना, जो 100 शेयर्स हैं 1000 रुपये के, उनको आप शाम को बेच दोगे, ठीक है। और ये किसके थ्रू बिकेगा, ये बिकेगा स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। अब शाम क्या करेगा, आपको कितनी पेमेंट दे देगा। अब इसमें 3 चीज़ें होती हैं। हो सकता है कि शाम आपको 1000 रुपये दे क्योंकि बराबर की वैल्यू चल रही हो सकता है कि शाम आपको 1200 रुपये दे, हो सकता है कि शेयर का प्राइस बढ़ गया हो, 10 रुपये से बढ़ के 12 रुपये हो गया शेयर का प्राइस, या हो सकता है कि शेयर का प्राइस कम हो गया हो तो आपको 800 रुपये मिले। वो डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की क्या कंडीशन है उस शेयर की, ठीक है। तो आपको इन तीनों में से कोई भी पैसा मिल सकता है, इससे ज़्यादा कम डिपेंड करता है कि शेयर का प्राइस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। तो कंपनी के अंदर आपको शेयर ट्रांसफ़र की फैसिलिटी मिलती है। अब देखिए बात करते हैं सोल ट्रेड की। तो सोल ट्रेड के अंदर आपको इस तरह की फैसिलिटी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आप अकेले होते हो, आप अपना इंटरेस्ट किसको शेयर करोगे, किसी के साथ कर ही नहीं सकते। पार्टनरशिप में आप मान लो 2 पार्टनर हो तो आपको दोनों को भुगतान करना होगा, दूसरा पार्टनर आपका पैसा क्यों चुकाएगा। जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर वैसे भी फैमिली मेम्बर ही होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में सबका शेयर फिक्स होता है। तो जो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आपको शेयर को ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी भी मिल जाती है। नेक्स्ट आता है बेटर मैनेजमेंट। काफ़ी अच्छा पॉइंट है बेटर मैनेजमेंट का, इसको समझते अच्छे से क्या होता है। देखिए मैनेजमेंट जो है एक काफ़ी अच्छा वर्ड है, और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से होता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन पक्का अच्छे सक्सेस के ऊपर जाएगा, ठीक है। अब मान लो सोल ट्रेड की बात करें तो सोल ट्रेड में अकेला आदमी मैनेजमेंट करता है, क्योंकि इसमें अकेला ही होता है वो, तो वो उसका मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। जब ख़राब सिचुएशंस आएगी तो वो घबरा जाएगा, राइट। पार्टनरशिप में 2 लोग होते हैं, ठीक है, सोल ट्रेड से अच्छा मैनेजमेंट हो सकता है पार्टनरशिप में, लेकिन उतना बढ़िया नहीं होगा। जॉइंट हिंदू फैमिली में कहने को तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो तो कर्ता की होती है, जो कि हेड ऑफ़ द फैमिली होता है। तो वो भी इतना अच्छा मैनेजमेंट कर सके ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर भी क्या होता है, सभी का इक्वल वोट होता है, आपको पता है, तो सभी लोगों की माननी भी ज़रूरी होती है। लेकिन कंपनी में क्या होता है आपको बताता हूँ कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो लार्ज नंबर में होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो खुद तो कंपनी नहीं आ सकते सारे एक साथ। वो क्या करेंगे, जो 2 से 3 लोगों को चुनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर बोलते हैं। उनका चुनाव कौन करते हैं, उनका चुनाव करते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है। उनका चुनाव करते हैं शेयर होल्डर्स, उनको चुनकर कंपनी में लेके आते हैं, जो कि काफ़ी क्वालिफाइड लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, कंपनी की पूरी नॉलेज होती है। एक तो वो बंदा काम करे जिसको पूरी नॉलेज है, एक नया काम करे, दोनों में फ़र्क होता है। तो कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट होगा वो कैसा होगा, काफ़ी अच्छा रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन।
देखिए, जब कंपनी में पैसा ज़्यादा आएगा तो आपको पता ही है कि जो प्रोडक्शन होगा किस पे कर सकते हैं, बड़े पैमाने पे कर सकते हैं, बड़े लेवल के अंदर प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा ज़्यादा है। हम ज़्यादा अपना प्लांट को बड़ा करके अच्छा स्केल पे प्रोडक्शन को कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्निक्स। यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्निक्स। अब देखिए, जब आपके पास पैसा ज़्यादा होता है तो क्या करते हो आप उन लेटेस्ट मशीनों को ख़रीदते हो जो आपकी कंपनी के अंदर काम आने वाली है। अब सोल ट्रेड वाला कहाँ से मशीन ख़रीदेगा, क्योंकि उसके पास तो लिमिटेड पैसा है, ठीक है। तो जब कंपनी के अंदर पैसा आता है तो कंपनी क्या करती है, बिल्कुल लेटेस्ट मशीनें ख़रीदती हैं जो कि अच्छी क्वालिटी की होती है, जो कंपनी के अंदर टाइम भी बचाती है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा करती है और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ईजी टू गेट लोन। ईजी टू गेट लोन। देखिए, आपको कंपनी के अंदर लोन इजीली मिल सकता है। क्यों मिल सकता है आपको बताता हूँ। कंपनी जो होती है लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है, ठीक है। कंपनी कैसे बनती है, लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है, और कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मैंने फीचर में समझाया था सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर आपने फीचर नहीं पढ़े हो तो आप पिछले वाले वीडियो में जाके इन फीचर को पढ़ सकते हो। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि कंपनी जो है वो अलग होती है और कंपनी का जो मालिक है वो अलग होता है। तो जब कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होगी, ठीक है, कंपनी की जो रिपोर्ट है वो अच्छी जाएगी, तो जो बैंक वगैरह है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कंपनी को अच्छी तरीके से लोन दे देंगे। जबकि सोल ट्रेड को लोन लेने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि सारा जो काम होता है वो उसी के बेस पे होता है। पार्टनरशिप में भी दिक्कत क्रिएट होती है, जॉइंट हिंदू फैमिली में भी क्रिएट होती है। हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहुत सारी सब्सिडी मिल जाती है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कंपनी में लोन अच्छा मिल सकता है, बिल्कुल, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है वो आती है कि पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब ये क्या चीज़ होती है, देखिए, मान लो आपने सोल ट्रेड स्टार्ट किया, तो सोल ट्रेड के ऊपर लोग इतना भरोसा नहीं करते। क्यों नहीं करते इतना भरोसा, इसका एक रीज़न है कि अकेला आदमी काम कर रहा है, पता नहीं बिजनेस को कब बंद कर दे, ठीक है। पार्टनरशिप में क्या होता है, पता नहीं पार्टनर के बीच में झगड़ा कब हो जाए, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या होता है, उस पर भी इतना भरोसा लोग नहीं कर पाते। कंपनी में क्या होता है, कंपनी में पब्लिक का कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है, अच्छे क्वालिफाइड लोग काम करते हैं, तो पब्लिक भी अपना पूरा कॉन्फिडेंस वहाँ पे दिखाती है कि वो कैसे वहाँ से पैसे अरेंज कर सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात आती है इसके अंदर वो आती है कि इसमें आपको बहुत सारा एक बेनिफिट जो देखने को मिलेगा, वो क्या मिलेगा कि आप यहाँ पे मैक्सिमम जो रिस्क है उसको अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, अफोर्ड मैक्सिमम रिस्क। वो कैसे कर सकते हो, देखो, मैक्सिमम रिस्क को कैसे अफोर्ड करोगे आप। कंपनी जो है उसका जो कंपनी लॉ है वो उसको कह के चलता है पहले से ही कि आपको बहुत सारे है ना ऐसे रिजर्व बनाने होंगे जो आपको आगे काम आएंगे। तो कंपनी क्या करती है, उन रिजर्व्स को पहले ही बना के चलती है ताकि इस तरह की दिक्कत जो है वो कभी उनको आगे देखने को ना मिले। तो कंपनी जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा जो रिस्क है वो सहन कर सकती है। इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो रिस्क को सहन कर ले, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसमें 10 पॉइंट आता है, इंकरेज स्मॉल सेविंग। इंकरेज स्मॉल सेविंग, ये फीचर्स का जो है, ये एडवांटेज जो है उसका लास्ट पॉइंट होने वाला है, एडवांटेज ऑफ कंपनी का। इस पॉइंट पे हम क्या बात करेंगे, देखिए, अब मान लो फॉर एग्जांपल कि कोई आदमी जॉब कर रहा है, ठीक है, उसके पास पैसा है, अब उस पैसे को वो इन्वेस्ट करना चाहता है,
देखिए अगर वो बैंक में पैसा रखेगा तो आपको पता है कि बैंक इतना ब्याज उसको नहीं देता। चलिए आपको बता देता हूँ मैं, जो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो करीब करीब 3.5% होता है, ठीक है। और एक चीज़ और आती है कि आपको पता है कि 3.5 बैंक दे रहा है, यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए जमा कराया बैंक के अंदर तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है बैंक से 3.5% मिलने वाला है, ठीक है। जबकि एफडी पे बैंक में कितना होता है, 6% होता है, 6 से लेके 8% तक भी चला जाता है। लेकिन हर जो सेविंग करने वाला बंदा है वो सोचता है कि मुझे अच्छा ब्याज मिले, तो वो क्या करेगा, वो शेयर्स खरीद लेगा, ठीक है। शेयर खरीदने से उसको फ़ायदा क्या होगा, शेयर खरीदने से उसको फ़ायदा जो होने वाला है वो ये होगा कि जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा, वो कंपनी अच्छा काम करेगी तो उसका पैसा भी बढ़ेगा, तो वो क्या करेगा, उस शेयर्स को बेचकर अपना पैसा बढ़ा सकता है, या उसको लंबे समय के लिए रखकर अपने पास जब वो काफ़ी सालों के बाद उसको बेचेगा तो एक तरह से उसको बहुत बड़ी पूंजी मिलने वाली है। तो ये क्या करता है, जो कंपनी है वो छोटी छोटी सेविंग्स जो है इन्वेस्टर की, उनको इंकरेज करती है ताकि वो लोग यहाँ पे पैसा लगाएं और अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकें। तो ये सारे थे कंपनी के एडवांटेज, यानी कि कंपनी अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको कौन कौन से फ़ायदे होने वाले हैं। अब जो हम बात करेंगे उसमें बात करेंगे कंपनी को चलाने से आपको कौन कौन से नुकसान होने वाले हैं, यानी कि अगर कंपनी आप बनाते हो तो आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, अगर आप कंपनी चलाते हो तो कौन कौन सी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ सकती है। तो अब बात करेंगे हम डिसएडवांटेजेस की। आप इसको डिसएडवांटेजेस भी बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो लिमिटेशंस, ठीक है। क्या क्या इसके अंदर कमी है, देखिए सभी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कमी तो आपको देखने को मिलेगी। तो पहली जो कमी है उसके बारे में बात करते हैं, डिफ़िकल्टी इन फॉर्मेशन, डिफ़िकल्टी इन फॉर्मेशन। अगर आप कंपनी बनाते हो तो आपको बहुत तरह की फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है। कौन सी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है, आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है, राइट। यानी कि आप पहले कंपनी के डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, ठीक है, फिर रजिस्ट्रार के पास जाओ, फिर कंपनी का नाम देखो आप, फिर कंपनी का एड्रेस क्या होना चाहिए, दुनिया भर के पंगे होते हैं। यानी कि आपको बहुत सारा टाइम जो है कंपनी की फॉर्मेशन में निकल जाता है, जबकि सोल ट्रेड में आपको कोई फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। पार्टनरशिप में आप चाहे तो कर सकते हैं वरना मत करो। जॉइंट इंटू फैमिली में अपना हिंदू लॉ होता है अलग से। कोऑपरेटिव सोसाइटी में इतना लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती जितनी कंपनी में होती है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 चलता है इसके अंदर, और कंपनी में जो चलता है कंपनी एक्ट 2013, और जो बेस एक्ट है इसका 1956 को, उसके अंदर काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है आपको। तो कंपनी जब आप क्रिएट करोगे तो आपको काफ़ी तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी होगी। अब लीगल फॉर्मेलिटीज़ कौन सी होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट आता है फ्रॉड बाय प्रोमोटर्स। सेकंड पॉइंट क्या आता है, फ्रॉड बाय प्रोमोटर्स। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे समझेंगे कि प्रमोटर होते कौन है, राइट। आप ये कह सकते हैं ही इज़ द फादर ऑफ कंपनी, फादर ऑफ कंपनी। जो कंपनी को बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये भी बहुत तरह का फ्रॉड कर सकते हैं कंपनी के अंदर, राइट। प्लानिंग स्टेज जब कंपनी की होती है तब तो कुछ शो करे, बाद में कुछ और शो कर दे, राइट। या फिर क्या करे कि जो एसेट होती है कंपनी की उनको ज़्यादा वैल्यू करके दिखा दें। भाई मान लो कंपनी ने एक प्लांट ख़रीदा, ठीक है, प्लांट क्या है, उसकी प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा। मान लो वो ख़रीदा 10 लाख का, तो उसकी वैल्यू दिखा दी 12 लाख की। तो इस तरह का फ्रॉड भी ये कर सकते हैं कंपनी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ दी शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट आता है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ शेयर होल्डर्स, राइट। अब देखिए एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है शोषण। अब एक कंपनी के अंदर शेयर होल्डर का शोषण कैसे होगा, देखिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के अंदर वो क्या करते हैं, वो चुने किसके द्वारा जाते हैं, शेयर होल्डर के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर आपके पास कंपनी में एक शेयर है तो आपको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुनने का अधिकार मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। कंपनी में किसको अधिकार मिलेगा, जिसके पास मैक्सिमम शेयर्स होते हैं,
उन्हीं को कंपनी की मीटिंग में बुलाया जाएगा। अब आप तो एक शेयर लेके बैठो, ये थोड़ी ना कंपनी आपको कहेगी भाई तुम भी मीटिंग में आओ। तुम मीटिंग में तो बुलाने के लायक ही नहीं हो। क्यों लायक नहीं हो? क्योंकि एक शेयर है। और ऐसे भी शेयर होल्डर होंगे क्योंकि जिनके पास लाखों शेयर होंगे, करोड़ों शेयर होंगे, तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, राइट। अब मान लो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुन लिया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन्हीं के बिहाफ पे तो काम करेंगे, आपके बिहाफ पे थोड़ी ना काम करेंगे। तो क्या होता है, कई बार शेयर होल्डर का एक्सप्लॉइटेशन इसी तरीके से कंपनी के अंदर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके अंदर कि यहाँ पे सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो क्या आती है, लैक ऑफ सीक्रेसी की दिक्कत आती है। लैक ऑफ सीक्रेसी का क्या मतलब होता है वो समझते हैं एक बार। देखिए, सोल ट्रेड के अंदर अकेला आदमी होता है, तो जहाँ अकेला आदमी है तो सीक्रेसी मेंटेन करेगा, जो सूचनाएं हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उनको सीक्रेट रखेगा, राइट। पार्टनरशिप के अंदर जो होगा वो 2 लोग होते हैं, 2 लोगों में भी ठीक है सीक्रेट रहेगी, लेकिन सोल ट्रेड के मुकाबले कम रहेगी। सेम कंपनी के अंदर भी ऐसा ही होता है। कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को लीक कर सकते हैं। तो कंपनी का सबसे बड़ा भी डिसएडवांटेज ये होता है कि कंपनी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है, राइट। अब आता है नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए इसमें क्या होता है, अभी तक हमने बात की थी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स होते हैं ना, अब मैं बात कर रहा हूँ कंपनी के अंदर 2 तरह के शेयर होल्डर होते हैं, अभी के लिए इतना ही, जैसे इक्विटी और दूसरा होता है प्रीफरेंस। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ये कंपनी के रियल मालिक होते हैं, और जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर होते हैं ये मालिक नहीं होते, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर असली मालिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये कंपनी में पैसा लगाते हैं और जोखिम उठाते हैं, ठीक है। प्रीफरेंस शेयर होल्डर भी कंपनी में पैसा लगाते हैं लेकिन ये जोखिम नहीं उठाते। ये क्या कहते हैं कि हमें फिक्स परसेंटेज चाहिए बस। शेयर होल्डर को जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड को बोलते हैं लाभांश, यानी कि लाभ का हिस्सा। तो इनको भी डिविडेंड ही मिलता है, लेकिन फ़र्क क्या होता है इसके डिविडेंड में और इसके डिविडेंड में? इनको डिविडेंड पहले मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये पहले ही इसकी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि हमें फ़िक्स रेट पे डिविडेंड चाहिए। जैसे 15% प्रेफरेंस शेयर, तो इनका डिविडेंड कितना मिलेगा? 15% का इनको डिविडेंड मिलेगा, राइट। जब बच जाएगा तो फिर मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को। और कंपनी में और क्या होता है? डिबेंचर होल्डर्स होते हैं। डिबेंचर होल्डर्स को बोलते हैं ऋणदाता। क्या बोलते हैं? ऋणदाता, जो एक तरह से कंपनी को लोन देते हैं, राइट। तो सबसे पहले जो पैसे पे अधिकार होता है, उस प्रॉफिट पे अधिकार होता है, जब कंपनी बंद होती है तो किसका होता है? डिबेंचर होल्डर का होता है। फिर प्रीफरेंस शेयर होल्डर का होता है और फिर इक्विटी का होता है। यानी कि पहला नंबर इनका आएगा पैसे देने में, दूसरा इनका आएगा, तीसरा इनका आएगा अगर बचेगा तो। अगर कंपनी बंद होगी तो पहले डिबेंचर होल्डर पैसा ले जाएंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर ले जाएंगे, फिर इक्विटी वाले लेके जाएंगे। तो कई बार क्या होता है, इन तीनों के बीच में भी झगड़ा क्रिएट हो सकता है कंपनी के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर, देखिए सबसे जो बेकार मेरे को भी लगता है कि एक्सेसिव इंटरफेरेंस बाय लॉ। अब जो कानून है ना वो कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है, छोटी छोटी बातों पे इंटरफेयर करता है, और जगह जगह पे आपको पेनल्टी लगाई जाती है, ठीक है। बार बार में आपको फ़ाइन भरना पड़ता है, पेनल्टी भरनी पड़ती है, इम्प्रिजनमेंट, जेल में भी जाना पड़ सकता है, या बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं। अब ये चीज़ें ना कंपनी के अंदर सबसे बेकार लगती है, तो कंपनी का एक तरह से डिसएडवांटेज है ये भी बहुत बड़ा, ठीक है। या फिर एक ये भी कह सकती हो कि डिले इन डिसीजन मेकिंग, डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेने में भी क्या होता है, कई बार टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और सोल ट्रेड में अकेला आदमी होता है, डिसीजन जल्दी ले सकता है। पार्टनरशिप में भी 2 लोग होते हैं, डिसीजन जल्दी दिया जाता है। तो कंपनी के अंदर सबसे लेट डिसीजन आता है। तो आज हमने देखा कि कौन कौन से फ़ायदे होते हैं कंपनी को बनाने में और कौन कौन से नुकसान होते हैं। आई होप मैंने आपको बिल्कुल अच्छे समझाया और आपको वीडियो समझ भी आ गया हो।
फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो, आपको समझ नहीं आई हो या आपको किसी चीज़ में डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हो, वीडियो के अंदर पूछ सकते हो, आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और एक बात और बताना चाहूँगा, जब आप नोट्स बनाते हो तो देखिए अभी मैंने यहाँ पे कुछ लिख नहीं रहा हूँ, तो मैंने बिल्कुल ओपन छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप स्टॉप करके इसको अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हो, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।